हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? 1 अगस्त 2023 को। कहां सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो पुणे में उन्हें सम्मानित किया गया है। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो इस साल लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री जी को, यह उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए दिया गया है। दोस्तों, पिछले साल की बात करें तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत की मिसाइल महिला के नाम से मशहूर वरिष्ठ वैज्ञानिक टेसी थॉमस जी को दिया गया था। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1983 से। और यह पुरस्कार तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक स्मृति चिन्ह होता है, प्रमाण पत्र होता है और 1 लाख रुपए की राशि होती है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, राहुल बजाज, साइरस पूनावाला और मनमोहन सिंह जी को भी प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को और इनका निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। यह भारत के प्रसिद्ध लेखक, राजनीतिक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। इसके अलावा उन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा था। दोस्तों, उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे आर्कटिक होम इन द बेजाज और गीता रहस्य। ये दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप पर भी हमारा पीडीएफ उपलब्ध है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 1 अगस्त को। तो अब यह दिवस 1 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत में 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बन गया था और इसी कानून की वर्षगांठ मनाने के लिए हर साल मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह जो कानून है, विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का एक हिस्सा है, जो तत्काल 3 तलाक को अवैध घोषित करता है। यानी इस कानून के द्वारा जो 3 तलाक है उसको अवैध घोषित किया गया है और मुस्लिम महिलाओं के विवाह के अधिकारों की रक्षा भी करता है। दोस्तों, यह कानून एक बार में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करता है। उल्लंघन के लिए 3 साल की कैद की सजा और उल्लंघनकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना था वो बना था 1 अगस्त 2019 को। तो इसी की याद में यह मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 की। तो यह सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो 2023 की थीम है, आइए स्तनपान कराएं और काम करें, काम करें। तो यह है 2023 की थीम। इसकी स्थापना 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की पहल के तहत की गई थी। तो ये सप्ताह भी आप नोट कर ले, इसको अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया है, इसी में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। तो उनके द्वारा असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया गया है और ये जो नया विधानसभा भवन बना है ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ऑडियो विजुअल और सूचना प्रौद्योगिकी की जो सुविधाएं हैं वो सभी इसमें उपलब्ध हैं और सभी के लिए अलग अलग कमरे भी बनाए गए हैं, अलग अलग चैम्बर भी बनाए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाओं के साथ इस भवन को बनाया गया है।
बात करते हैं असम विधानसभा की, तो यह दिसपुर में स्थित है और दिसपुर असम की कैपिटल है। दोस्तों इस विधानसभा में 126 सदस्य शामिल हैं और वर्तमान में विश्वजीत दैमारी 15वीं असम विधानसभा की स्पीकर भी हैं। ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं ये वही विधानसभा भवन है जो अभी बनकर तैयार हुआ है असम का। दोस्तों असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया था बाढ़ से निपटने के लिए। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में सीमा विवाद को लेकर एक समझौता किया है और समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा ने असम में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी लाइफ को शुरू किया है। अभी हाल ही में गजा गोथा अभियान असम में शुरू किया गया था। असम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री है हेमंता बिश्वा शर्मा। विधानसभा की 126 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसके अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और इसके अलावा इसकी सीमा त्रिपुरा से, मिजोरम से और मेघालय से भी लगती है। और इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है? तो इसकी सीमा भूटान से और बांग्लादेश से लगती है। तो ये भूटान है यहाँ पर और ये है दोस्तों बांग्लादेश। तो इसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। देखिए दोस्तों भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो कई कार्यक्रम G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसी दौरान G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ है। और ये कब शुरू हुआ है? 1 अगस्त 2023 को। इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी थीम क्या है? महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। तो ये है इसकी थीम। तो थीम भी आप नोट कर सकते हैं। और दोस्तों यह जो समिट हो रहा है यह महिलाओं की आर्थिक प्रगति के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए एक पहल है। अब हम बात करते हैं G20 की। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को और इसके सदस्य हैं 19 देश और यूरोपीय यूनियन। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों G20 का पहला सम्मेलन याद रखिएगा 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित किया गया था। 2022 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है। 2024 का सम्मेलन ब्राजील में होगा और 2025 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा और 2023 का सम्मेलन कहाँ होगा? इंडिया में होगा। दोस्तों इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं चलिए उनको एक बार रिवाइज करते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका। तो ये देश इसमें शामिल हैं और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम भी इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से G20 में 20 सदस्य शामिल हैं। दोस्तों G20 सदस्य वैश्विक घरेलू उत्पाद के लगभग 85% के बराबर हैं, यानी कि जो ग्लोबल GDP है उसका 85% हिस्सा इन G20 देशों के पास है और जो ग्लोबल व्यापार होता है उसका 85% भाग इन सभी देशों के पास है और जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसका लगभग 2/3 हिस्सा इन G20 देशों के पास है। तो ये कुछ खास उपलब्धियां हैं G20 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है? आंसर हो जाएगा इसका चंपारण मटन। तो दोस्तों चंपारण मटन जो है भारतीय फिल्म है और ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस फिल्म की जो कैटेगरी है वो है छात्र अकादमी पुरस्कार की, यानी दोस्तों इस फिल्म को छात्र अकादमी पुरस्कार की श्रेणी में सेमीफाइनल के मुकाबले में चुना गया है और यह पुरस्कार की दौड़ में भारत की एकमात्र फिल्म है। इसका निर्माण भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के एक छात्र के द्वारा किया गया है। इसके निर्देशक हैं बिहार के रंजन उमा कृष्णन और दोस्तों इसे वज्जिका बोली में बनाया गया है। किस बोली में? वज्जिका बोली में बनाया गया है। ये जो वज्जिका बोली है यह वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के क्षेत्र में एक आम भाषा के रूप में बोली जाती है। इसके मुख्य कलाकार हैं चंदन कुमार और फलक खान, ये भी बिहार के रहने वाले हैं।
दोस्तों कहानी एक ग्रामीण परिवार के बारे में है जो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से तबाह हो गया है। 40 साल बाद कोई भारतीय फिल्म इस श्रेणी में पुरस्कारों की दौड़ में पहुंची है और इससे पहले विधु विनोद चोपड़ा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो इसे एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और ऑस्कर पुरस्कार हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में से एक है। पहले ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। इसका उद्देश्य है मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के प्रतिभागी कलाकारों को सम्मान देना। 2023 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था ब्रेंडन फ्रेजर को द व्हेल फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था 2023 में मिशेल ओह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए। और दोस्तों बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था नाटू नाटू को, जो कि RRR मूवी का गाना है। तो ये आपको नोट करना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और एक और पॉइंट याद रखना है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का, तो ये मिला था द एलिफेंट विस्पर्स को। तो ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी ये भारत की ही डॉक्यूमेंट्री थी। तो इस बार भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में। तो इनको आप नोट कर लें, एग्जाम में पूछे ही जाएंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से 2021 के बीच देश में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं? आंसर है इसका 13.13 लाख। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़ा पेश किया गया है संसद में 2019 से 2021 तक का, और ये आंकड़ा है 2019 से 2021 के बीच लापता हुई महिलाओं और लड़कियों का। यह जो डाटा है ये NCRB का डाटा है। और दोस्तों 2019 और 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं लापता हुई हैं उनकी संख्या है 10,61,648 और 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां लापता हुई हैं 2019 से 2021 के बीच तो वो है 2,51,430। अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2019 से 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं लापता हुई हैं और 38,234 लड़कियां लापता हुई हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल का एक डाटा है, इसमें दोस्तों बताया गया है कि 2019 से 21 के बीच में 1,56,905 महिलाएं लापता हुई हैं और 36,606 लड़कियां लापता हुई हैं। महाराष्ट्र का भी आंकड़ा है, तो महाराष्ट्र में इस दौरान 1,78,400 महिलाएं लापता हुई हैं और 13,033 लड़कियां लापता हुई हैं। उड़ीसा की बात करें तो 70,222 महिलाएं लापता हुई हैं और 16,649 लड़कियां लापता हुई हैं। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं तो 49,116 महिलाएं लापता हुई हैं छत्तीसगढ़ में इन 3 वर्षों के दौरान और 10,817 लड़कियां गायब हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 2019 और 2021 के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हुई हैं। जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस दौरान 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हुई हैं। तो दोस्तों ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये आंकड़ा कितना बड़ा आंकड़ा है जो हमें बताता है कि कितनी महिलाएं और कितनी लड़कियां लापता हुई हैं 3 सालों के दौरान। अगला क्वेश्चन है किस देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया गया है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो दोस्तों म्यांमार में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने तक बढ़ाने की घोषणा की है और ये जो घोषणा की है ये वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइंट स्पे के द्वारा की गई है। दोस्तों फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया, यानी कि म्यांमार में सेना का शासन आ गया और फिर आपातकाल की वहां पर घोषणा की गई थी। और 2021 में जब यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ था तो वहाँ की राष्ट्रपति थी आंग सान सू की, तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। बहुत सारे मुकदमे लगा दिए गए हैं इन पर और यह भी जेल में ही है। म्यांमार की बात करते हैं तो ये मैप देख सकते हैं, ये म्यांमार का मैप है। राजधानी इसकी नेपिदा है और राष्ट्रपति हैं माइंट स्वे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। यहाँ की करेंसी है क्यात। और दोस्तों भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा
म्यांमार से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 4000 अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा अभी हाल ही में कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं और इसमें यह बताया गया है कि भारत की जो जीडीपी है वो 2030 तक 6 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है और इसके अलावा भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 4000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। वर्तमान में अगर हम बात करें भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वो है 2450 अमेरिकी डॉलर। बात करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, तो यह एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है, मुख्यालय इसका लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्कोम परसोत्तमन किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल के पूर्व स्पीकर बक्कोम पुरुषोत्तमन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों पुरुषोत्तमन की बात करें तो वह मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हाल ही में हुए निधन। तो अभी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है। प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नरलीकर का निधन हुआ है। मराठी अभिनेता रविंद्र महांची का निधन हुआ है। बास्केटबॉल खिलाड़ी निक्की मैमेक्री पेंसन का निधन हुआ है। प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का निधन हुआ है। ऑस्कर विजेता एलन आर्किन का निधन हुआ है और पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह का निधन हुआ है। तो ये सभी निधन भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अमिता रानी को। किसे दोस्तों? अमिता रानी को। तो मेजर जनरल अमिता रानी ने 1 अगस्त 2023 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी MNS में अपर महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्ति है, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? आंसर हो जाएगा डल झील। भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल हुए हैं? अमेरिका। IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र किस देश में खोला जाएगा? भारत में। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। निशा बिस्वाल किस देश की वित्त एजेंसी की डिप्टी CEO बनी है? अमेरिका। अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 106। उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 14 मेडल जीते हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत में संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई चीजों को, यानी कि हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो पहली बात है मौलिक अधिकार और राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति होने का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन ये लिया है हमने अमेरिका से। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो है ये अमेरिका से लिया है। और ध्यान में दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था डल झील, तो इसका सभी ने आंसर दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जो एक्स्ट्रा जानकारी पता हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।